नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार के दबाव में काम कर रहा है चुनाव आयोग। रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव आयोग पर कांग्रेस का गंभीर आरोप। महाराष्ट्र और ओडिशा में धांधली का दावा। राहुल गांधी को मिला एक और नेता का साथ। आगे आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ने में गवाए पिछले 11 साल। खड़गे का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। राहुल गांधी बोले 2025 पर बात करना छोड़ 2047 के सपने बेच रही है सरकार। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन से पहले ही आदित्य ठाकरे ने दे दिया बड़ा बयान। कहा, हम किसी भी दल के साथ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सरकार के दबाव में काम कर रहा है चुनाव आयोग। रणदीप सुरजेवाला ने दिया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव करवाने वाला चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन जाए तो देश में प्रजातंत्र अपने आप खतरे में आ जाएगा। रणदीप सुरजेवाला बहादुरगढ़ में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरएसएस और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का महज डाटा मांगा है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के 60 से 70 दिन के अंतराल में करीब 50 लाख वोटर बढ़ गए। रोजाना 1 लाख लोगों का वोटर बनना वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं दिल्ली में इसके खिलाफ केस दर्ज करवाया है और कोर्ट के आदेशों के बावजूद महाराष्ट्र सीईओ ने उन्हें वोटर लिस्ट अब तक उपलब्ध नहीं करवाई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आरएसएस ने जंगे आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इस देश के करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। उनका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और इस देश में भी गोडसे बनाम महात्मा गांधी की विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ गांधी की विचारधारा है जिसने भारत को बनाया और दूसरी तरफ गोडसे की विचारधारा है जो जात धर्म क्षेत्रवाद के आधार पर पूरे देश को बांट रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग पर कांग्रेस का गंभीर आरोप। महाराष्ट्र और उड़ीसा में धांधली का दावा। राहुल गांधी को मिला एक और नेता का साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते रहे हैं और भारत के चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं। चुनाव आयोग भी राहुल गांधी की टिप्पणी पर बार बार स्पष्टीकरण जारी कर रहा है और अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा है कि चुनाव आयोग चुनाव में धांधली कर रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि उड़ीसा में भी ये पिछले चुनाव में देखने को मिला है। कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये संस्था अब केंद्र सरकार की दासी बन गई है। वो भाजपा को अधिक समर्थन दिलाने के लिए सभी अवैध चीज़ें कर रहा है। राहुल गांधी ने जो 5 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं वो वास्तव में चिंताजनक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। मोदी सरकार ने संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ने में गवाए पिछले 11 साल। खड़गे का केंद्र पर हमला। जी हां दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पोस्ट पर कहा कि मोदी सरकार पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर कर उनकी स्वायत्ता पर कड़ा प्रहार किया, चाहे वो जनमत चुरा कर पिछले दरवाजे से सरकारें गिराना हो या एक दलीय तानाशाह शासन जबरन लागू करना हो। इस दौरान राज्य के हकों की अनदेखी हुई और संघीय ढांचे कमजोर हुए। समाज में नफरत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश लगातार जारी है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक व कमजोर वर्गों का शोषण लगातार बढ़ा है और इनके आरक्षण व बराबरी के अधिकार से वंचित रखने की साजिश जारी है। मणिपुर की ना थमने वाली हिंसा भाजपा की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। राहुल गांधी बोले 2025 पर बात करना छोड़ 2047 के सपने बेच रही है सरकार। जी हां दोस्तों, भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के सत्ता में 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सरकार का पूरा ध्यान गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने को और सभी के लिए विकास करने पर है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि जब मोदी सरकार 11 साल की सेवा का जश्न मना रही है तब देश की हकीकत मुंबई से आ रही दर्दनाक खबर में दिखती है। ट्रेन से गिरकर कई लोगों की मौत। इसी के साथ कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भारतीय रेल करोड़ों की जिंदगी की रीढ़ है, लेकिन आज असुरक्षा, भीड़ और अव्यवस्था की प्रतीक बन चुकी है। मोदी सरकार के 11 साल बराबर ना जवाबदेही ना बदलाव, सिर्फ प्रचार है। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है।
उन्होंने कहा कि देश आज क्या झेल रहा है ये कौन देखेगा। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज ठाकरे के साथ गठबंधन से पहले ही आदित्य ठाकरे ने दे दिया बड़ा बयान, हम किसी भी दल के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह और गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर है। इस बीच उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना युवती के नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान आया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र और मराठी मानुष के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाली किसी भी दल का साथ देने को तैयार है। आदित्य ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे के बीच बढ़ती नज़दीकियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर मुंबई और महाराष्ट्र को निगलने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र के साथ लगातार अन्याय कर रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि हम किसी भी व्यक्ति या दल के साथ काम करने को तैयार हैं जो महाराष्ट्र और मराठी मानुष के हित में काम करने को तैयार हो। बदलाव लाना हमारी जिम्मेदारी है। जो भी पार्टी महाराष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है उसे एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम दिल्ली या महाराष्ट्र नहीं, मोदी शाह से नहीं डरते, डीएमके सांसद ए राजा का बयान। जी हाँ दोस्तों, डीएमके सांसद ए राजा ने भाजपा पर निशाना साधा और दावा किया कि भगवा पार्टी कभी भी तमिलनाडु में अपने पैर नहीं जमा पाएगी। ए राजा ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि तमिलनाडु के पास भाजपा की विचारधारा का मुकाबला करने के लिए द्रविड़ विचारधारा है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु दौरे पर थे और उन्होंने मदुरई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तमिलनाडु की डीएम की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में भाजपा की सरकार बनेगी। सोमवार को चेन्नई में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डीएमके सांसद ने अमित शाह के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि गृह मंत्री ने झूठ बोला और डीएमके पर गलत आरोप लगाए। लोकसभा सांसद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में कैसे आए, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार का विरोध किया लेकिन उनके पास कोई विचारधारा नहीं थी। हम अमित शाह और मोदी से नहीं डरते क्योंकि ये आम लोग हैं। उनकी विचारधारा हर जगह अतिक्रमण कर रही है और वो जीत रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं जीत सकते क्योंकि हमारे पास उनकी विचारधारा के मुकाबले में हमारी विचारधारा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी के मीडिया से बात नहीं करने पर साधा निशाना, पूछा क्या अब भी सवाल जवाब रटने में समय लग रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मीडिया के सामने जाने से डरते हैं, उनमें प्रेस के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। इतने सालों में वो कभी प्रेस से रूबरू नहीं हुए। कांग्रेस नेता ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनमें अपने पूर्ववर्ती सरकार के प्रधानमंत्रियों की तरह प्रेस के सीधे सवालों का सामना करने का साहस नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से सर्वदलीय बैठक में पीएम के शामिल न होने पर रोष जताया गया था। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर कहा कि कल हमने प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में 11 साल पूरे होने के मौके पर पहली बार बिना पूर्व निर्धारित सवाल जवाब वाली अनस्क्रिप्टेड प्रेस वार्ता करने की खुली चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि लेकिन आज सामने आए हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्हें दोपहर 12 बजे प्रेस से बात करने के लिए भेजा गया ताकि इन्हें 11 वर्षों की उपलब्धियों का ढोल पीटा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब भी परहेज क्यों कर रहे हैं, क्या अब भी सवाल जवाब रटने में समय लग रहा है या फिर ऐसे अनुकूल चेहरे तलाशे जा रहे हैं जो सवाल भी करें लेकिन पूरी आज्ञाकारी मुद्रा में, या फिर भारत मंडपम अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में है बड़ा घमासान, अंदरूनी लड़ाई में दो समाज के लोगों को आपस में लड़वा रहे मंत्री, अखिलेश यादव का आरोप। जहां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है कि कौशाम्बी में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति अपने चरम पर है। उनके अनुसार दो उप मुख्यमंत्री आपस में सत्ता की लड़ाई में पाल जैसे समाजों को मोहरा बनाकर एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की शर्मनाक लड़ाई में अब कौशाम्बी में दो भाजपाई उप मुख्यमंत्री दो समाज के लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। पहले एक उप मुख्यमंत्री ने नाइंसाफ़ी करते हुए पाल समाज के लोगों को मोहरा बनाया, फिर दूसरे उप मुख्यमंत्री ने अपने उस समाज के नाम पर झूठी सहानुभूति दिखाई जो समाज इन दोनों के ऊपर वालों को नहीं भाता है। इसीलिए पीछे से वो भी सक्रिय हो गए जिनकी पहले वाले उप मुख्यमंत्री से पुरानी खींचतान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन ने तैयारी की तेज। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में 12 जून को पटना में चौथी बैठक का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजनीतिक रूप से अहम बिहार के विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की चौथी बड़ी बैठक 12 जून को पटना में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे, जो महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक भी हैं।
और ये बैठक आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के बाद की राजनीतिक दिशा को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत का फिर हमला, बोले सीएम भजन लाल सरकार के क्षेत्र में मचा है बिजली पानी को लेकर हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में व्याप्त बिजली और पानी की गंभीर समस्या को लेकर एक बार फिर भजन लाल सरकार पर तीखा सियासी हमला बोला है। उन्होंने राज्य सरकार पर जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की अनदेखी करने और केवल अपनी उपलब्धियों का बखान करने का आरोप लगाया। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग को चैलेंज, बोले छिपाने के लिए कुछ नहीं तो मेरे सवालों का दे जवाब। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग जैसी धांधली का आरोप लगाया और राहुल गांधी के इस आरोप के बाद देश में राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के दावों को चुनाव आयोग ने बेतुका बताया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को खंडित करते हुए कहा है कि किसी के द्वारा फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर है बल्कि अपने स्वयं के राजनीतिक दल के नियुक्ति हजारों प्रतिनिधियों को भी बदनाम करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। चुनाव आयोग से कांग्रेस की ऐसी डिमांड, कोर्ट तक पहुंचा मामला। अब चुनाव आयोग ने हरियाणा महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने अहम फैसला लेते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा के वोटर लिस्ट कांग्रेस को देने का फैसला किया है। ये वोटर लिस्ट 2009 से 2024 तक की होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसके लिए अर्जी दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में आश्वासन दिया था और इसके बाद ये फैसला लिया गया। कांग्रेस का कहना है कि वो वोटर लिस्ट में पारदर्शिता चाहती है। चुनाव आयोग ने पहले कांग्रेस के आरोप को नकारा था, हालांकि अब महाराष्ट्र और हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने आदेश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस नेता अब 2009, 2014, 2019 और 2024 के चुनावों की वोटर लिस्ट ले सकते हैं। वो जिले और चुनाव अधिकारियों से ये डाटा ले पाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा 2014 के बाद सभी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही आशंका जताई है, यानी कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही आशंका जताई है। शंका तो लोगों को होती ही है। 2014 में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उन्हें हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग जब चुनाव की तिथि घोषित करता है उससे पहले बीजेपी के आईटी सेल को पता होता है। उन्होंने ये भी कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को ईमानदारी से चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। जब ये संस्थाएं बर्बाद हो जाएंगी तो लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा। उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय तो हम लोग सरकार बना चुके थे। शाम में उन्होंने काउंटिंग को रुकवा दिया और रात में के अंधेरे में काउंटिंग को शुरू किया और 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने डराया, सक्रिय केस 6000 के पार, 24 घंटों में 6 मौतें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डराने वाली रफ्तार कोरोना ने पकड़ ली है। कोरोना संक्रमण के सक्रिय केसों का आंकड़ा 6000 के पार पहुँच गया है और बीते 24 घंटे के 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है और केरल अब भी देश का सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहाँ कोरोना के कुल 1950 केस हैं और बीते 24 घंटे में इसमें 144 का इजाफा देखा गया है। और उसके बाद गुजरात में 822, दिल्ली में 686, महाराष्ट्र में 595, कर्नाटक में 366, उत्तर प्रदेश में 219, तमिलनाडु में 194, राजस्थान में 132 और हरियाणा में 102 कोरोना के मामले मिल चुके हैं। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में होगी मैच फिक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस भी बिहार में दोबारा अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा है कि अब बिहार में भी मैच फिक्सिंग की तैयारी हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि मैच फिक्सिंग का यहाँ पर आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ कथित तौर पर लगा रहे हैं राहुल गांधी। क्या आप भी करते हैं इस आरोप का समर्थन? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का मैच फिक्सिंग वाला बयान सही, चुनावों में हेराफेरी करती है बीजेपी, मृत्युंजय तिवारी ने किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग वाले बयान का समर्थन किया और कहा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो सच है।
बीजेपी चुनाव में हेराफेरी करती है। शनिवार को समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि जनता भी इस बारे में बात कर रही है। हर जगह लोग कह रहे हैं कि बीजेपी चुनावों में हेराफेरी करती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। सभी ने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव और महागठबंधन को जनादेश दिया जा रहा था, लेकिन कैसे चीजें पलट गई। ऐसे कई उदाहरण हैं जो गंभीर सवाल खड़े करते हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष की ओर से उठाई गई चिंताओं को संबोधित करना चाहिए और संतोषजनक ढंग से जवाब देना चाहिए। बिहार दौरे के दौरान लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने घोषणा की है कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार आती है तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। राहुल गांधी की इस घोषणा पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में इंडी गठबंधन और महागठबंधन के नेता हैं। वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं और बिहार में तेजस्वी सरकार बनने जा रही है। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाने की घोषणा तेजस्वी यादव ने की और इसीलिए हमारे गठबंधन में शामिल सभी दल इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इसका समर्थन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहली बार अशोक गहलोत से मिलने घर पहुंचे सचिन पायलट। 2 घंटे चली मुलाकात, सामने आई बड़ी वजह। जहां दोस्तों राजस्थान की सियासत में एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला जब कांग्रेस नेता और एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर स्थित सिविल लाइन सरकारी आवास पर पहुंचे। बता दें कि ये मुलाकात स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने के सिलसिले में हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक चली इस मुलाकात ने राजस्थान की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। दरअसल 11 जून को दौसा के पास भंडाना जिरोता में स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। ये सभा राजेश पायलट स्मारक पर होगी, जहां बड़ी संख्या में लोग प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे और इस अवसर पर सचिन पायलट, उनकी मां रमा पायलट और पायलट परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साथ कांग्रेस के कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे और इस बार 25वीं पुण्यतिथि होने के कारण ये आयोजन विशेष होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू लिखेंगे तेजस्वी का भाग्य या एनडीए के सीएम होंगे नीतीश कुमार, बिहार लिखेगा नई इबारत। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। राज्य में 243 सीटों पर होने वाले चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इस बार भी एनडीए ने नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव बनाने का मन बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ राजद प्रमुख लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा बनाने की साथ बिछाने में लगे हुए हैं। बिहार की मौजूदा नीतीश सरकार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। इसे देखते हुए सितंबर अक्टूबर में आचार संहिता लग सकती है। फिर बीच में महापर्व छठ भी होगा और इसे भी ध्यान में रखकर बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू का साथ काफ़ी पुराना है और दोनों ने साथ मिलकर कई चुनाव लड़े हैं। साल 2020 में दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें जेडीयू ने 245 में से 115 सीटों पर और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को 47 सीटों पर जीत मिली थी और जेडीयू को 43 सीटों पर। सूत्रों के अनुसार एनडीए में इस बार के चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बात लगभग तय हो चुकी है और बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 1-1 सीट पर चुनाव लड़ा था और यही फार्मूला विधानसभा चुनाव में भी रह सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीडीए सरकार में होगी सही जाति जनगणना, सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, जाति जनगणना को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है और कहा है कि 2027 में पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सरकार में ही जाति जनगणना होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि तभी सही तरीके से जाति जनगणना होगी। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने पर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ समाजवादियों की सदस्यता रद्द हो रही है, उनकी सदस्यता रद्द नहीं हो रही जो हमारा डीएनए पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पुलिस व्यवस्था पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर विपक्ष को दबाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस को भ्रष्ट कर दिया गया है और इसका इस्तेमाल समाजवादियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सपा प्रमुख ने कहा कि पुलिस को जब आप लोगों को दबाने का काम सौंपेंगे तो पुलिस भी मनमानी करेगी। विपक्ष
पर पुलिस के जरिए दबाव बनाया जा रहा है और पकड़ा पकड़ी का खेल चल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की हालत गंभीर, सरकार से की अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को फिर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उनकी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है और उनके सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में इसकी जानकारी दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। सत्यपाल मलिक ने एक्स पर लिखा कि मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूं और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूं। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसीलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। इसके आगे उन्होंने कहा कि जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम मैं करता रहा और मेरा ईमान वो वहाँ भी नहीं डिगा सके। पूर्व राज्यपाल ने लिखा कि जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है।